वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान। अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। क्या अमरीकी सदर मशरिक़ वुस्ता में अमन की नई राहें खोल पाएंगे? इस बारे में हम बात करेंगे कुछ ही देर में, और इसके अलावा भी आज के शो में बहुत कुछ शामिल है। तो फिर शुरू करते हैं व्यू 360। अमेरिका का बदलता सियासी माहौल और जनूबी एशियाई कम्युनिटी के चैलेंजेस। आजकल की मसरूफ जिंदगी में ज़हनी सेहत कैसे बरकरार रखी जाए? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फ़लस्तीनी रहनुमा महमूद अब्बास की गुज़िश्ता रोज़ व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए नई राह तलाश करने पर बात की गई। इससे पहले अमेरिकी सदर इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात कर चुके हैं। फ़लस्तीनी रहनुमा से मुलाकात की तफसीलात के लिए चलते हैं हमारी नुमाइंदा सबा शाह खान के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। सबा, ये बताइएगा कि क्या इसमें पेशरफ्त हुई, क्या बात सामने आई? तो अमरीकी सदर ट्रंप और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के रहनुमा सदर महमूद अब्बास की बातचीत का मूड बहुत खुशगवार रहा। और सदर ट्रंप ने साफ अल्फाज में लेकिन ये कह दिया है कि अमन के मुआहदे के हुसूल के लिए अमरीका खुद कोई शराइत नहीं रखेगा, और ये कि इसराइल और फ़लस्तीन को मिलकर खुद कोई हल तलाश करना होगा। आइए देखते हैं। मैं बखुशी हल तलाश करने में सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, और हम ये करके रहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के बराबर खड़े फ़लस्तीनी अथॉरिटी के लीडर महमूद अब्बास का कहना था कि फ़लस्तीनी दुनिया में वो वाहिद कौम है जो अभी तक मकबूजा हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपकी पुरहौसला रहनुमाई, ज़हानत और मुआमला करने की जबरदस्त सलाहियत और खुदा की मदद से क़याम अमन के लिए हम अच्छे पार्टनर्स बन सकते हैं। लंच के दौरान कैबिनेट रूम में वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस और अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन के हमरा बैठे सदर ट्रंप ने सदर अब्बास से कहा कि अमन मुआहदे का हुसूल शायद इतना मुश्किल नहीं जितना माजी में इसको लोगों ने समझा है। माजी में सदर ट्रंप से पहले के सदूर को अमन मुआहदे के हुसूल में मुश्किलात का सामना रहा है। दूसरी जानिब से सदर अब्बास को अपनी पार्टी फतह के अंदर से सियासी चैलेंजेस का सामना है, और हरीफ ग्रुप हमास की जानिब से भी, जिसका गजा की पट्टी पर कंट्रोल है। अमन मुआहदे का हुसूल मुश्किल है, लेकिन सिफारती हल के हुसूल के मुतलाशी इस बात को रद्द करते हैं कि यह नामुमकिन है। पहले से ही किसी मुमकिन नाउमीदी से बचने की कोशिश की तदबीर इख्तियार करने से बेहतर है कि कोशिश को जारी रखा जाए, खास तौर पर अगर इसे बतदरीज और खामोशी से किया जाए और मुश्किल टाइम शेड्यूल और तवक्कुआत ना बांधी जाए। सिफारती मुज़ाकरात में कुछ हफ्तों में तेजी आने की उम्मीद है, और अमरीकी सदर का दौरा इसराइल इस महीने के आखिर में मुतवक्का है। अमरीकी सदर ट्रंप और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के रहनुमा महमूद अब्बास की मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि इसराइल के सदर बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिका का दौरा बहुत कामयाब रहा था, और अमेरिका ने इसराइल को अपनी गैर मशरूत हिमायत का यकीन दिलाया था। सबा शाह खान ने हमें कैपिटल हिल से अपडेट दी। थैंक यू सबा। और बात करते हैं अमेरिका के सदारती इंतखाबात की, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप से अपनी शिकस्त के लिए हिलरी क्लिंटन FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमी को भी जिम्मेदार ठहराती हैं, जिन्होंने इलेक्शन चंद रोज़ पहले उनकी ईमेल्स की दोबारा तहकीकात का ऐलान किया था। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ सेनेट की एक कमेटी के सामने बयान देते हुए जेम्स कोमी ने अपने उस फैसले का दिफा किया है। कोमी ने कहा कि उन्हें यह सोच कर तकलीफ हुई कि उनके इस फैसले ने शायद इंतखाबात के नतीजे को मुतासर किया, लेकिन दोबारा मौका मिलने पर भी वो वही फैसला करेंगे जो उन्होंने किया। इस मौके पर सेनेटर्स ने उनसे ये जानने की कोशिश भी की कि अगर उन्हें यह नहीं मालूम था कि क्लिंटन की ईमेल्स में कुछ काबिल तहकीक है या नहीं, तो फिर यह मामला दोबारा क्यों खोला गया, और यह भी कि इंतखाबात से पहले उस वक्त उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन के रूस से ताल्लुकात के बारे में डायरेक्टर कोमी ने कुछ क्यों नहीं कहा। जवाब में जो जेम्स कोमी का कहना था कि उन्होंने दोनों उम्मीदवारों के साथ यकसा सलूक किया है, और ट्रंप की इंतखाबी मुहिम से मुतल्लिक तहकीकात का ऐलान भी इस मामले पर कई माह तक गौर करने के बाद किया। कोमी कह चुके हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि रूस ने इंतखाबात के दौरान हसास मालूमात तक रसाई हासिल करके उन्हें शाया किया, ताहम ट्रंप इंतखाबात पर इस लीक के असरात से मुत्तफिक नहीं। और अमेरिका में हालिया सदारती मुहिम के दौरान मुसलमानों और तारिकीन वतन के खिलाफ सामने आने वाले जज्बात से जनूबी एशियाई कम्युनिटी में भी तशवीश पाई जाती है, लेकिन सूरत हाल तब और भी परेशान कुन हो गई है जब नफरत पर मबनी जराइम में इजाफा देखा गया। बिल्कुल सारा, और इसी तरह हिजाब पहनने वाली कई खवातीन ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें अवामी मुकामात पर हरासा किया गया है, और फिर फरवरी से मार्च के दरमियान 3 भारतीय नजात अफराद के कत्ल से जनूबी एशियाई कम्युनिटी में खौफ की एक लहर दौड़ गई है।
साउथ एशियन अमेरिकन्स लीडिंग टुगेदर या सॉल्ट नामी तंजीम ने अमेरिका भर में टाउन हॉल मीटिंग्स का आगाज किया है ताकि कम्युनिटी को दरपेश मसाइल पर न सिर्फ बात की जाए बल्कि लोगों को उनके हुकूक से भी आगाह किया जाए। तो तफसीलात के लिए चलते हैं नीलोफर मुगल की ये रिपोर्ट देखने। अमरीकी इंतखाबात के बाद ख़ास तौर पर गुज़िश्ता चंद माह में अमरीका भर में मुसलमानों, सिखों, हिंदुओं और अरब अमरीकियों के खिलाफ नस्ल परस्ती, तशद्दुद और नफरत पर मबनी कई वाक़यात सामने आए हैं। इनके रद्द अमल में यहाँ के तारिकीन वतन अपने दिफा और हुकूक के लिए सरगर्म हो गए हैं। यहाँ जनूबी एशियाई कम्युनिटी में बदकिस्मती से कई खदशात पाए जाते हैं। इन्हें तशवीश है कि सदर ट्रंप की जानिब से मुसलमान मुखालिफ और तारिकीन वतन मुखालिफ हुक्मनामों के जरिए इन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जिससे बहुत सी कम्युनिटीज मुतासिर हो रही हैं। इसके साथ साथ इन्हें रोजमर्रा की बुनियाद पर नफरत पर मबनी जराइम का सामना भी है। वो इन्हें तारिकीन वतन के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की जानिब से तुंदो तेज बयानात के पस मंजर में देख रहे हैं। वाशिंगटन पीस सेंटर इदारे से वाबस्ता दरख्शां राजा का कहना है कि ये तमाम सूरत हाल नई इंतजामिया की पैदा करता नहीं। आई थिंक हमारी जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन बहुत बड़े सालों से है वो ये थे कि भी हम गवर्नमेंट में अगर हम रिलेशनशिप बनाएंगे तो इट मीन्स कि हमारी कम्युनिटीज़ टारगेटेड नहीं होंगी। मगर हमने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी देखा कि लोग तो वॉर एंड टेरर एक्सपैंड हुआ है, राइट। जो 7 और 6 मुल्क हैं वो जिस मुस्लिम बैन में हैं वो एक्चुअली ओबामा के वीज़ा वेवर प्रोग्राम से लिए गए थे। तो ये एक्चुअली ट्रंप ने नहीं सेलेक्ट किए, ये एक्चुअली ओबामा ने सेलेक्ट किए हुए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत कैंसस में 2 भारतीय निजात अमरीकियों की हलाकत को नस्ल परिस्ताना जुर्म करार देकर मजम्मत की थी और कहा था कि हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात के लिए कोई जगह नहीं है। अगरचे अमरीका में नफरत पर मबनी जराइम के खिलाफ कवानीन मौजूद हैं। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर से वाबस्ता अर्जुन सेठी कहते हैं कि वफाकी हुकूमत को नफरत पर मबनी जराइम के सिलसिले में ज़्यादा मजबूत कवानीन की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में ऐसे कवानीन इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि इससे तमाम कम्युनिटी को ये पैगाम जाता है कि इस तरह के जराइम के असरात पड़ते हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साल्ट जैसी तंजीमें पहले ही सदर ट्रंप की तरफ से 6 मुसलमान अक्सरियत वाले ममालिक के शहरियों के अमरीका में दाखिले से मुतालिक इंतजामी हुक्म को इम्तियाजी करार दे चुकी हैं। ताहम कहा जा रहा है कि इस सदारती हुक्म के बारे में हतमी फैसला अब शायद अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में ही हो। नीलोफर मुगल, उर्दू VOA, वाशिंगटन। दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आज आप फेसबुक की तरफ से 3000 नए कारकुन भर्ती के जाने के बारे में तफसीली रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले कुछ अहम और दिलचस्प वाक़यात की झलकियां आइए देखते हैं वर्ल्ड व्यू में। ईरान के शिमाल में कोयले की एक कार में धमाके में कम से कम 35 कारकुन हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाका दोपहर के वक्त कारकुनों की जानिब से एक इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश के दौरान हुआ। फ्रांस में जारी सदारती इंतखाब की मुहिम के दूसरे मरहले के एक अहम टीवी मुबाहिसे में दोनों उम्मीदवारों के माबैन फ्रांस के मुस्तकबिल, मईशत और दहशतगर्दी के हवाले से बड़ा इख्तलाफ राय सामने आया है। ताज़ा तरीन पोल्स के मुताबिक इत्तेदाल पसंद इमैनुअल मैक्रोन को मकबूलियत में दाएं बाजू की मरी लफान पर बढ़तरी हासिल है। अमरीका के ज़ेरे इंतजाम इलाके पोर्टोरिको की मकामी हुकूमत अमरीकी तारीख में सबसे बड़े दिवालियापन का शिकार हो गई है। पोर्टोरिको की हुकूमत ने मुआशी बहरान के पेश नज़र $70 बिलियन के कर्जों की अदायगी की तंजीमी नौ का फैसला किया है। बरतानिया के 95 साल शहजादे फिलिप ने शाही मसरूफियात से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। शहजादा फिलिप 65 साल से क्वीन एलिजाबेथ के शाना बशाना शाही जिम्मेदारियां पूरी करते आए हैं। और जुमेरात का दिन होता है हेल्थ सेगमेंट का दिन। इस हफ्ते की हेल्थ रिपोर्ट के लिए चलते हैं सादिया असद के पास। जी सादिया, आज आप क्या लेकर आए हैं? थैंक यू साकिब। मई जहनी अमराज के बारे में अवेयरनेस का महीना है और जहनी अमराज से मुतालिक आगाही फैलाने वाले एक अमरीकी इदारे मेंटल हेल्थ अमेरिका के मुताबिक जहां हर 5 में से एक शख्स जो है वो किसी न किसी जहनी बीमारी का शिकार है और जहनी मसाइल के बायस अमरीकी मईशत $300 अरब से ज़्यादा के अखराजात बर्दाश्त करती है, जिसमें इलाज मुआवजे पर खर्च होने वाली रकम के अलावा वो पैसा भी शामिल है जो मरीज़ काम से छुट्टी करने के बायस तनख्वाह की मद में खो देता है। और ये बीमारियाँ अमरीका में माजूरी की सबसे बड़ी वजह करार दी जाती हैं या लोग बहुत कम इनके बारे में बात करते हैं, वो इनके बारे में बात करने से कतराते हैं। और माहिरीन सेहत कहते हैं कि जहनी सेहत के मसाइल के हल का पहला कदम ये है कि आप अपने अंदर पैदा होने वाली तब्दीलियों को नज़रअंदाज ना करें। मैंने मुतअद्दिद बार खुदकुशी की कोशिश की और ये तब हुआ
جب میری ساری امیدیں دم توڑ گئیں اور مجھے لگنے لگا کہ میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. میں نے بہت مشکل وقت دیکھا. میں بستر سے اٹھ نہیں پاتی تھی. ہر چیز بے معنی لگتی اور اپنا آپ ہوا میں معلق محسوس ہوتا تھا. کیلی ڈیوس کی عمر اس وقت بہت کم تھی جب انہیں بائیپولر ڈس آرڈر، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر اور بولیمیا سے واسطہ پڑ گیا. کیلی کی مشکلات سب سے پہلے محسوس کی ان کے اساتذہ نے، لیکن والدین نے ان کے علاج کو تب سنجیدگی سے لیا جب کیلی نے دوسری مرتبہ اپنی جان لینے کی کوشش کی. اگرچہ ڈپریشن کا علاج ابھی چل رہا ہے، لیکن میں نے خود کو اس وقت سنبھالا جب مجھے اپنی صحت کی اہمیت کا احساس ہوا. اس کے بعد سب کچھ بدل گیا. اب میرا ذہنی مسئلہ ایک راز نہیں رہا. میں اس بارے میں بلا جھجک لوگوں سے بات کر سکتی ہوں. میں بے حد خوش ہوں کہ آج میں زندہ ہوں. کیلی کے ذہنی مسائل تو انتہائی سنجیدہ نوعیت کے تھے، لیکن امریکہ کے ذہنی امراض سے متعلق ایک لیڈنگ نان پروفٹ ادارے مینٹل ہیلتھ امریکہ کے پال جیونفریڈو کہتے ہیں کہ روزمرہ زندگی کے مسائل بھی انسان کی ذہنی صحت بگاڑ سکتے ہیں، لیکن اکثر اوقات لوگ علامات پر غور نہیں کرتے. ذہنی دباؤ، غربت، تشدد اور ارد گرد کے ماحول سمیت کئی ایسی چیزیں ہیں جو ذہنی مسائل کا سبب بنتی ہیں. سونے میں مشکل یا ضرورت سے زیادہ سونا، بھوک کا نہ لگنا یا بہت زیادہ کھانا، بنیادی طور پر توازن کا بگاڑ. امریکی معاشرے میں ذہنی مریضوں سے وابستہ منفی رویوں کی وجہ سے بھی عام طور پر لوگ ایسے مسائل دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے جھجکتے ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں موجود خدشات کو دور کرنا بہت مشکل ہے. حالانکہ ذہنی صحت کے مسائل بھی دیگر مسئلوں کی طرح ہی ہیں، جیسے آپ کو ٹھنڈ لگ جائے، زکام ہو جائے، اور اگر آپ اس بارے میں ابتدائی مرحلے پر ہی جان لیں تو اس کا علاج ممکن ہے. پال جیونفریڈو کہتے ہیں کہ ذہنی طور پر صحت مند رہنے کے لیے جسمانی صحت کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. ورزش، صحت بخش خوراک اور توازن ذہن کو بھی متوازن رکھتا ہے. کیلی کہتی ہیں کہ وہ خوش بھی ہیں اور خوش قسمت بھی کہ انہوں نے اپنے ذہنی مسائل کو حل کرنے کے لیے قدم اٹھایا اور اب اپنے جیسے حالات سے گزرنے والوں کی مدد بھی کر رہی ہیں. میں ناقابل یقین حد تک بہتر محسوس کر رہی ہوں. مجھے لگا میری آواز بھی معنی رکھتی ہے. زندگی بہت قیمتی اور خوبصورت معلوم ہوتی ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی ذہنی صحت کیسی ہے تو MHAscreening.org پر جا کر آپ اپنی ذہنی صحت کی مفت جانچ کر سکتے ہیں. شکریہ سعدیہ ہمیں ہیلتھ کے بارے میں رپورٹ کے لیے. اور ہیلتھ کے بعد اب بات کرتے ہیں تعلیم کی، جسے حاصل کرنے کے لیے اور امریکہ آ کر حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر میں بہت سے لوگ اس کا خواب رکھتے ہیں. اور ایسے طالب علموں کے لیے وائس آف امریکہ نے ایک گلوبل ٹاؤن ہال ایونٹ کا انعقاد کیا، جسے ہوسٹ کیا سارا زمان نے. تو سارا بتائیے کیا ہوا اس ٹاؤن ہال میں؟ ڈیسٹینیشن ایجوکیشن ڈیسٹینیشن USA اس ٹاؤن ہال کا نام تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ طالب علموں کے ذہن میں بہت سے سوال ہوتے ہیں امریکہ میں داخلے، ویزا اور فائنینشیل ایڈ کے بارے میں، تو ان کے جو جواب ہیں وہ ماہرین سے لے کر تو ہمارے ویورز کو اور لسنرز کو پہنچائے جائیں. اس ٹاؤن ہال میں امریکہ کی کئی بڑی اور نامور یونیورسٹیز اور کالجز میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کرنے والے اساتذہ اور اہلکاروں نے شرکت کی اور دنیا بھر سے ان سے سوال پوچھے گئے. ماہرین کا کہنا تھا کہ یونیورسٹیز قائدانہ صلاحیت رکھنے والے طالب علموں کو پسند کرتی ہیں، اس لیے اپنے ملک میں غیر نصابی اور رضاکارانہ سرگرمیوں میں ضرور حصہ لیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی یونیورسٹی میں آپ کے شعبے کے لیے کیا کوئی مخصوص اسکالرشپس ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو کافی ساری امپورٹنٹ انفارمیشن اس موقع پہ ملی. اگر آپ مکمل ایونٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو وائس آف امریکہ کا جو انگلش کا مین فیس بک پیج ہے اس پر آئیے. اس کا ایڈریس ہے facebook.com/Voice of America، اور وہاں پہ پوری ٹاؤن ہال دیکھی جا سکتی ہے اور بہت سے اہم سوالوں کے جواب بھی لیے جا سکتے ہیں. سارا سوالوں کی آپ نے بات کی تو اس لائیو ایونٹ کو میں فالو کر رہا تھا، اور بہت سے جو سوال آئے وہ یہ تھے کہ جب آپ بیرون ملک سے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایجنٹس جو ہوتے ہیں ان ملکوں کے اندر وہ طالب علم کو گمراہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسہ دے دیں، ہمیں پیسہ دے دیں تو ہم آپ کو ایگزیکٹلی ایڈمیشن اور ویزا دلا دیں گے. کچھ بات چیت ہوئی؟ بالکل اس بارے میں بات ہوئی، اور سبھی یونیورسٹیز کا یہ کہنا تھا کہ وہ ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹ سے رابطہ کر کے ان سے بات کرتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ ڈائریکٹلی یونیورسٹی کو کانٹیکٹ کریں. جو ایجنٹس ہیں
इनसे यूनिवर्सिटीज़ खुद नहीं कम्युनिकेट करती, तो इनको पैसा देना जो है वो कह लीजिए कि अपना पैसा ज़ाया करने वाली बात है। तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेट करें। अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं और आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो इम्प्रेसिव हैं तो यूनिवर्सिटी ज़रूर आपको कह लें कि मौका देगी। बिल्कुल, और अगर यूनिवर्सिटी जवाब नहीं देती तो सारा को डायरेक्टली मैसेज करें फेसबुक पर, शी विल लेट यू नो कि कैसे इस प्रोसेस से गुजरना है। जवाब लेकर आएंगे। और सारा बात हो रही है अमेरिका में तालीम की, तो यहाँ लाइब्रेरीज का तालीम में एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। और अमेरिका में 1933 से ये रिवायत है कि हर अमेरिकी सदर के नाम से एक लाइब्रेरी मंसूब की जाती है। सदर ओबामा के नाम से कुछ हो रहा है? बिल्कुल, सदर ओबामा और उनकी अहलिया मिशेल ओबामा ने भी रियासत इलिनॉय में अपनी सदारती लाइब्रेरी के मंसूबे का ऐलान किया है। शिकागो में तामीर होने वाली इस लाइब्रेरी में एक म्यूजियम होगा, एक कम्युनिटी सेंटर भी कायम किया जाएगा जहां तालीमी और समाजी सरगर्मियों के लिए जगह भी होगी। सदर ओबामा ने कहा है कि इसका मकसद ये होगा कि दुनिया में ऐसा बेहतरीन इदारा बनाया जाए जहां नौजवानों और लीडर्स को अपनी कम्युनिटीज, अपने मुल्क और दुनिया में बेहतरी लाने की तरबियत दी जाए। और अगरचे सदर ओबामा रियासत हवाई में पैदा हुए, उन्होंने बहुत सा वक्त न्यूयॉर्क में भी गुजारा, लेकिन उन्होंने शिकागो में अपनी लाइब्रेरी बनाने का इरादा किया है जहां से उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया था। सदर ओबामा के मुताबिक ये लाइब्रेरी 4 साल के अरसे में मुकम्मल हो जाएगी और इस पर काम इसी साल शुरू हो जाएगा। और प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरीज बड़ी एक कह लें कि मुनफरिद होती हैं लाइब्रेरीज में भी। मुझे मौका मिला एब्राहम लिंकन की जो प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी है स्प्रिंगफील्ड इलिनॉय में है, और वहाँ पे जाने का, और प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी जो है वो सदर के दौर की हिस्ट्री को महफूज करती है। तो जब आप वहाँ जाते हैं तो आप सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ते, बल्कि सदर ने जो अपने दौर में जो हुक्मनामे जारी किए होते हैं, जो कम्युनिकेशंस दूसरे मुल्कों के लीडर से की होती हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद होती हैं और आप उनकी लिखाई देख सकते हैं, उनके दस्तखत देख सकते हैं, और बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पड़े होते हैं। वो सब प्रिजर्व होता है वहाँ पर, और इट विल बी अ ट्रीट टू गो एंड चेक आउट प्रेसिडेंट ओबामा's लाइब्रेरी। और शो में आगे चलकर बहुत कुछ, लेकिन मोर आफ्टर दिस। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज पर। हॉलीवुड में हर साल कई 100 फिल्में बनती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो फैंस के दिल और दिमाग में बस जाती हैं, उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और फिर एक नए कल्चर को भी जन्म देती हैं। आप स्टार वॉर्स की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल, स्टार वॉर्स उन्हीं में से डेफिनेटली एक फिल्म है। ये बिल्कुल एक ऐसी फिल्म साबित हुई जो 1977 से अब तक इस सीरीज की 12 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, और हर साल 4 मई को स्टार वॉर्स डे भी मनाया जाता है। अच्छा, 4 मई की बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है वो इसलिए कि फिल्म की सबसे यादगार लाइन है मे द फोर्स बी विद यू, जो सुनने में लगती है मे द फोर्थ बी विद यू। So 4th of May. The 4th of May. So that's the reason. अच्छा, well, हम आपको दिखाते हैं कि स्टार वॉर्स की कास्ट और फैंस फिल्म की 40वीं सालगिरह कैसे मना रहे हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि आखिर इस फिल्म में ऐसी क्या खास बात है कि इस नस्ल दर नस्ल फैंस इसको पसंद करता है और उनकी इमेजिनेशन को इसने कैप्चर किया है। लेट्स वॉच दिस रिपोर्ट। स्टार वॉर्स के माजी से स्टार वॉर्स के मुस्तकबिल तक स्टार वॉर्स के शायकीन की चमकती आंखों ने अपना जहां तलाश कर लिया, वो भी फ्लोरिडा से ज्यादा दूर नहीं। इसके हीरो बहुत कूल हैं, मुझे जेडाई हमेशा से पसंद है। स्टार वॉर्स को स्टार वॉर्स बनाने वाले सितारे और इसके फैंस सब ओरिजिनल स्टार वॉर्स की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं। 40 साल, क्या आप यकीन कर सकते हैं? ये समझ से बाहर है। ये कमाल की बात है। ये शुरू में भी बहुत हैरत अंगेज था जब इसे कामयाबी मिली, और आज इतने साल गुजरने के बाद भी। डायरेक्टर जॉर्ज लुकस स्टार वॉर्स से मकबूलियत पाने वाले हॉलीवुड के अदाकार हैरिसन फोर्ड का उनके जहाज उड़ाने के दौरान क्रैश लैंडिंग करने पर मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने उसे कहा था ये फिल्म खलाई जहाजों और इस किस्म की चीजों के बारे में है। मैंने पूछा क्या तुम्हें ये उड़ाना आता है? इस अहम मौके पर स्टार वॉर द लॉस्ट जेडाई का पहला ट्रेलर भी जारी किया गया।
ان مناظر میں اداکارہ کیری فشر بطور پرنس لیا کے روپ میں ہیں. وہ گزشتہ سال اس کے مناظر کی فلم بندی کروانے کے بعد انتقال کر چکی ہیں. یہ بہت واضح ہے کہ انہوں نے اسٹار وارز اور ہم سب کی زندگیوں میں کیا اضافہ کیا ہے. میں انہیں بہت یاد کروں گا. اس موقع پر کیری فشر کی بیٹی نے بھی جذباتی الفاظ میں کچھ یوں کہا. انہیں پیار کرنے اور ان کی مثال آگے بڑھانے کا شکریہ. میں بے انتہا شکر گزار. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اسٹار وارز کے ایک ڈارک فین اور ہمارے ساتھی عبدالعزیز خان. عزیز، ویلکم ٹو ویو 360. تھینک یو. یہ بتائیے کیا وجہ ہے، سائی فائی فلمز تو بنتی ہیں، کیا وجہ ہے کہ اسٹار وارز نے اس طرح لوگوں کی امیجنیشن کو کیپچر کیا، اتنی پسند آئی لوگوں کو؟ سارا، ایک تو اسپیشل افیکٹس کے حوالے سے 1970s کی جو آڈینس تھی انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی. مور امپورٹنٹلی یہ کہ بہت سے کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ یہ سائنس فکشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑی عظیم تلوار کی لڑائی ہے جو آؤٹر اسپیس میں ہو رہی ہے. اور جارج لوکس نے کیا کیا کہ اسٹار وارز سے پہلے اگر آپ شہزادیوں کو میڈیول لباس میں دیکھنا چاہتے تو آپ سائنس فکشن تو نہیں دیکھتے. اگر آپ ویسٹرن گن سلنگرز کی بار فائٹس دیکھنا چاہتے تو آپ سائنس فکشن تو نہیں دیکھتے. تو بجائے اس کی کہ خالصتاً سائنس فکشن بناتے، انہوں نے یہ تمام کی تمام فلمیں آؤٹر اسپیس میں بنانی شروع کر دی تھی. بہت سی مختلف جانرز کو ایک فلم میں کمبائن کر دیا. ایگزیکٹلی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمام آڈینس جو مختلف فلمیں دیکھا کرتی تھی انہوں نے شاید تاریخ میں پہلی بار بیٹھ کے ایک ہی فلم میں ساری کہانیاں دیکھ لیں. بالکل عزیز. اور آپ نے کیا ساری فلمیں دیکھی ہیں اسٹار وارز کی؟ نہ صرف ساری دیکھی ہیں بلکہ میری تھیسس جو تھی وہ بھی اسٹار وارز کے اوپر. تو اچھی فلم بنانا اچھی فلم بنانا تو ایک بات ہے، لیکن اتنی اچھی فلم بنانا کہ نسل در نسل لوگ اس کو دیکھتے رہیں. اب 40 ایئر اسٹرانگ یہ فلم ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. آپ کے خیال میں کیا چیز ہے جو لوگوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، ہر کسی کو بالکل اس کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے؟ ثاقب، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹار وارز جو ہے یہ مذہب کا اشتہار ہے، اور یہ ایک ایسے معاشرے کے سامنے مذہب کا اشتہار ہے جو اپنے آپ کو سیکولر ہونے پہ بہت فخر محسوس کرتا ہے. اب جب ہم اس کو آئیڈیالوجیکلی ڈائسیکٹ کرتے ہیں تو ہین سولو کا جو کردار ہے وہ ایک مذہبی اسکیپٹک ہے جو کہتا ہے کہ میں مذہب کو نہیں مانتا ہوں. اسی طرح سے جب ہم لوک اسکائی واکر کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک ریلیجس آرڈر کو بلانگ کرتا ہے جو مذہب کی مدد سے دنیا کائنات کے مسائل حل کر رہا ہے. اور ڈارتھ ویڈر جو ہے وہ مذہب کی ایک نہایت بگڑی ہوئی اور خوفناک شکل ہے. تو جب ہم اپنی چاروں طرف پالیٹکس دیکھتے ہیں، موجودہ دور کی پالیٹکس، تو یہ 3 پولیٹیکل فورسز ہیں جو ہمیں ایٹ پلے نظر آتی ہیں. اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پچھلے 40 سالوں کے اندر دنیا کا پولیٹیکل سینیریو ایوالو کر کے مور اور لیس وہ ہو گیا ہے جو کہ اسٹار وارز کی سینیمیٹک یونیورس تھی. بالکل عزیز. اور ایک اس میں جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ کہ ایک فکرہ جو ہر فلم میں اب تک بولا گیا ہے کہ آئی ہیو اے بیڈ فیلنگ اباؤٹ اٹ، لیکن آئی ہیو اے گڈ فیلنگ کہ اسٹار وارز جو 2017 میں آ رہی ہے دی لاسٹ جیڈائی، اور پھر 2019 میں ایپیسوڈ 9، وہ آئی ول ہیو اے گڈ فیلنگ اباؤٹ اٹ. تھینک یو عزیز. اور یہ تھا آج کا ویو 360. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر، ایڈریس ہے facebook.com/voaurdu. کل پھر اسی وقت اسی جگہ آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.